Hello 9th class students, welcome to my class. Myself Mrs. रजनी भाटिया. चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री. चैप्टर 5 बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन इसको डीपली समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेटेज है वो भी बहुत कम है, हार्डली 3 या 4 मार्क्स का आता है ये. चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री. इसमें एक ही एक्सरसाइज है, लेकिन उस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इसमें कुछ एग्जम्स एंड पोस्टुलेट्स हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. उनकी एक्सप्लेनेशन के बाद ही हम 5.1 स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले आप देखिए एग्जम्स हैं, ये हैं कहाँ पे, आपकी बुक के 68 पेज पे ये है. सम ऑफ यूक्लिड्स एग्जम्स वर थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. जो चीज़ें किसी सेम चीज़ के इक्वल होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं. इसको हमने एक्सप्लेन किस तरह से किया है, ये देखिए यहाँ से ना आपको ये सारे मिल जाएंगे, तो आप इनको यहाँ से कॉपी डाउन नोट डाउन कर सकते हो. अगर मेरा लिखा कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता तो आपकी बुक में 68 पेज पे आप चले जाना. देखिए थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. अगर चीज़ें जो हैं वो सेम चीज़ के इक्वल होती हैं, जैसे सपोज़ मैं कह दूँ ए और बी दो अलग अलग चीज़ें हैं और ए भी सी के इक्वल है, बी भी सी के इक्वल है, ठीक है. तो ए सी के इक्वल, बी भी सी के इक्वल, तो अल्टीमेटली हमारा ए और सी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे. समझ लो कि आपके पास 2 बॉल्स हैं, बिल्कुल सेम हैं, और एक तीसरा बॉल ले आते हो आप, जो ये बॉल 1 है, ये बॉल 2 है और ये बॉल 3 है. अब ए बॉल, बी बॉल और सी बॉल, ए भी सी के बराबर है, बी भी सी के बराबर है, तो मतलब ये ए और सी आपस में इक्वल हो जाएंगे. तो इसी तरह से हम कहते हैं थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. सेकेंड एग्जाम है इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू द इक्वल्स देन द होल इज़ इक्वल. यस, अगर हम दो चीज़ें पहले से ही इक्वल हैं, सपोज 4 इज़ इक्वल टू 4 है, अगर मैं दोनों तरफ सेम चीज़ और ऐड कर दूं तो जो आंसर आएगा वो भी इक्वल होगा. ठीक. नेक्स्ट थर्ड, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल. अगर दो चीज़ें पहले से ही इक्वल हैं, उनमें से आप इक्वल पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लेते हो. सपोज 7 के इक्वल है, सपोज क्या वो तो है ही है, उसमें से आप 5 निकाल लेते हो दोनों तरफ से, तो पीछे क्या बचेगा 2. तो ये एग्जाम क्या है, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल. जैसे जनरल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो आपके पास 2 बॉक्सेस हैं, उसमें एक में भी 100 टॉफ़ीज़ हैं, दूसरे में भी 100 टॉफ़ीज़ हैं. अगर आप दोनों बॉक्सेस में से 20 इक्वल टॉफ़ीज़ निकाल लेते हो तो जो पीछे बचेगा वो भी इक्वल होगा. तो दिस इज़ व्हाट वी यूज़ इन आवर ज्योमेट्री. नेक्स्ट है थिंग्स विच कॉन्साइड विद ईच अदर आर इक्वल टू वन अनदर. वो चीज़ें जो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं. ठीक है, आपके पास स्केल है बच्चों, ये देखिए आपका स्केल है, आप स्केल के ऊपर एक, अगर आपके पास एक 15 इंचेस वाला स्केल है सपोज़, आप उसके ऊपर दूसरा 15 इंच वाला स्केल रख देते हो तो वो दोनों इक्वल होंगे, और आप उसको देख के भी पता लगा सकते हो कि वो इक्वल हैं. तो कॉन्साइड का मतलब होता है जो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ऐसे नाप वाइज फिट बैठती हैं, तो दे आर इक्वल टू वन अनदर. फिफ्थ, द होल इज़ ग्रेटर दैन द पार्ट. होल क्या होता है सारा, पार्ट क्या होता है उसका कुछ पोर्शन. तो जो पूरी चीज़ है वो अपने पोर्शन से ग्रेटर होती है. जैसे ये देखो आपके एक लाइन है ए बी, उसमें आपने 2 पार्ट्स कर लिए ए सी और बी सी, तो ये जो ए बी है ये ए सी से भी बड़ी होगी, बी सी से भी बड़ी होगी, तो होल इज़ ग्रेटर दैन द पार्ट. सिक्स्थ है थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. वो चीज़ें जो किसी एक चीज़ का डबल होती हैं, सपोज आपके पास ए है, डबल 2 चीज़ें बिल्कुल सेम हैं, अगर आप उनको डबल कर दो तो दोनों तरफ डबल कर दो तो वो भी इक्वल होंगी. जैसे ये 1 kg राइस है, 1 kg शुगर है, अगर आप इसको भी डबल करते हो 2 बना देते हो, इसको भी डबल करते हो 2, तो देन द डबल्स आर ऑल्सो इक्वल. नेक्स्ट 7th, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. सेम वे में
कि दो चीज़ें आपस में इक्वल हैं, तो अगर आप उनको आधा आधा कर देते हो हाफ्स, तो हाफ्स भी उनके इक्वल होंगे। सपोज उसी तरह से अगर आपके पास 1 kg राइस है, 1 kg शुगर है, आप उसको भी हाफ करते हो, उसको भी हाफ करते हो, तो देन द हाफ्स आर ऑल्सो इक्वल। इसको आप किसी भी वे में समझ सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे मिल्क की एग्जाम्पल ली कि अगर आपके पास 4 लीटर मिल्क है, यहाँ भी 4 लीटर मिल्क है, इसको आधा कर दोगे 2 रह जाएगा, इसको आधा कर दोगे 2 रह जाएगा, तो 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 2। नेक्स्ट आ गए postulates. What are these postulates? फर्स्ट है a straight line can be drawn from one point to another point. अगर आपके पास ये 2 पॉइंट्स हैं कोई, yes कर सकते हो आप। अगर ये 2 पॉइंट हैं तो इनके बीच में आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं ये पॉइंट ऐसे हो, ये किसी भी डायरेक्शन में ऐसे भी हो सकते हैं, आप इसके बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ए स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to another point. Yes. सेकेंड है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड मतलब छोटी लाइन, उसको हम इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों तरफ। यस, अगर हमारे पास इतनी लाइन है, मैं चाहूँ तो इसको यहाँ भी जितना मर्जी आगे इस तरफ और इस तरफ, राइट लेफ्ट दोनों तरफ हम बड़ा कर सकते हैं। थर्ड, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल कोई भी सेंटर लेके, कोई भी आप कंपास फिक्स कर लो यहाँ, और आप सर्कल कोई भी रेडियस लेके आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल का मेजर क्या होता है? 90, तो सारे राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। दिस इज द फोर्थ पोस्टुलेट। तो दीज आर ऑल 4 पोस्टुलेट्स एंड 7 एग्जाम्स। इनको आप यूज करोगे और अपनी एक्सरसाइज 5.1 जो है वो आप सॉल्व करोगे। तो लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस। आपने रीज़न देना है कि कोई स्टेटमेंट जो नीचे आपको दी हैं ये फॉल्स हैं तो क्यों फॉल्स हैं, ट्रू हैं तो क्यों ट्रू है। फर्स्ट है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास कर सकती है। तो देखो आपके पास कोई एक पॉइंट है, ये आपका एक पॉइंट हो गया, यहाँ से आप चाहो तो कितनी लाइंस पास कर सकते हो। अभी मैंने ये ड्रॉ किया, अभी आप यहाँ से और कितनी सारी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, बिकॉज वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मैनी लाइंस फ्रॉम ए वन गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट से हम बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी काउंटलेस होंगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से वहाँ, कहीं से भी आप एक पॉइंट से आप बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। रीज़न भी हमने बता दिया साथ ही। और ये देखिए, अगर आपको इस कलर्ड पेन्स का देखने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। फॉल्स, बिकॉज थ्रू अ सिंगल पॉइंट इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन बी ड्रॉन या पास। नेक्स्ट, सेकेंड, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। 2 अलग अलग पॉइंट हैं, 2 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ से आप इनको मिलाओगे तो एक ही लाइन होगी। अब ये लिखा है इनफाइनाइटली मैनी लाइंस, मतलब बहुत सारी लाइंस, तो नो, फॉल्स है ये स्टेटमेंट, बिकॉज वी कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। या ये भी लिख सकते हो फॉल्स, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, राइट। नेक्स्ट आ गया थर्ड है a terminated line can be produced indefinitely on both the sides। अभी मैंने आपको एक पोस्टुलेट पढ़ाया है, आप पोस्टुलेट 68 पेज पे पोस्टुलेट को खोल के भी देखिए। सेकेंड पोस्टुलेट क्या कहता है? ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely। तो यहाँ भी यही लिखा है ट्रू, बिकॉज वी कैन प्रोड्यूस अ टर्मिनेटेड लाइन indefinitely in both the directions, as एग्जाम सेकेंड में हमें कहा गया है। फोर्थ है 2 सर्कल्स आर इक्वल इफ देयर रेडियाई आर इक्वल। तो हम कहते हैं यस, ये 2 सर्कल्स इक्वल कब होंगे? जब उनका रेडियस सेम होगा। अगर आप 4 का ड्रॉ करते हो तो 4 ट्रू, बिकॉज व्हेन रेडियाई आर इक्वल ओनली देन सर्कल्स आर इक्वल। फाइन। नेक्स्ट, फिफ्थ में आपके पास ये देखिए, बुक देखिए, यहाँ पे आपके पास ना फिगर गिवन है। क्या लिखा है? इन फिगर दिस ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, और पी क्यू किसके बराबर है? एक्स वाई के। तो अल्टीमेटली हम कहेंगे, ये हमें बताना है कि ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। फर्स्ट एग्जाम क्या कहा था कि इफ 2 थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन द फर्स्ट एंड द थर्ड आर इक्वल टू वन अनदर। लुक एट दिस, हमारा एग्जाम फर्स्ट, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो आप यहाँ लिखेंगे येस, बिकॉज एग्जाम 1 सेज दैट थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू
वन अनदर। ट्रू बिकॉज थिंग्स, ये आपने सारा यहाँ पे लिख देना है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डेफिनेशंस देनी है, आपको कुछ टर्म्स दी हैं, आपने उनको डिफाइन करना है। गिव द डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स। तो यहाँ पे तो कुछ टर्म्स गिवन हैं, यहाँ पे और बहुत सारी टर्म्स हैं जो हम ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं और उनकी डेफिनेशंस भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप पैरेलल लाइन की डेफिनेशंस देंगे। ये पैरेलल लाइन क्या होती है, आपने पढ़ा हुआ है बच्चे, छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ के आए हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। वो लाइंस जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है और वो कहीं पे मीट नहीं करती, दे आर कॉल्ड एज द पैरेलल लाइंस। तो आप क्या लिखेंगे, पैरेलल लाइंस हैव सेम डिस्टेंस बिटवीन देम एट एवरी पॉइंट एंड दे नेवर मीट ईच अदर। नेक्स्ट है सेकेंड, परपेंडिकुलर लाइंस। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर लाइंस की डेफिनेशन है, ये फिगर है। Perpendicular lines are those which lie on same plane and they intersect each other at 90 degree। वो आपस में एक दूसरे को 90 के एंगल पे काट रही होती हैं और ये सेम ही प्लेन पे लाई कर रही होती हैं। थर्ड वन, लाइन सेगमेंट। ये जो आप थर्ड क्लास में थे या फोर्थ क्लास में, तब भी आपको ये लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन, सबसे पहले जब ज्योमेट्री शुरू होती है तो हमारे पास सबसे पहले पॉइंट, लाइन और लाइन सेगमेंट और रे की ही डेफिनेशन आती है। तो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन आप वहीं से वही रिकॉल कर लीजिए। लाइन सेगमेंट क्या होती है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइन, इट हैज़ फिक्स्ड लेंथ एंड इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन एंड इट हैज़ फिक्स्ड लेंथ एंड इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। नेक्स्ट इज रेडियस। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, ये देखिए, यहाँ सेंटर से लेके सर्कल तक का कोई भी डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज द रेडियस। इट इज़ अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। सेंटर से लेके कोई भी पॉइंट जो कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहा है, वहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा, दैट इज कॉल्ड एज द रेडियस। नेक्स्ट इज स्क्वायर। स्क्वायर 4 साइडेड फिगर होती है। स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, 4 साइडेड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल पूरे स्पेलिंग ये हैं। स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज ऑल द साइड्स इक्वल लेंथ एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। और एक और यहाँ पे आप करेंगे, इनके डायगोनल वाइज भी बताएंगे कि द डायगोनल्स जो हैं, द डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स इसके इक्वल होते हैं। डायगोनल समझते हैं, ऑपोजिट पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइंस ड्रॉ होती हैं, दे आर कॉल्ड एज द डायगोनल्स। द डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। आपस में आधे आधे पे काटते भी हैं और 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं यहाँ। एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर इज अ 4 साइडेड फिगर। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल नहीं याद रहता तो आप लिख सकते हैं, स्क्वायर इज अ 4 साइडेड फिगर विच हैज ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ईच एंगल 90। द डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90. So these are the definitions. Question number 3. Question number 3 देखिए, consider 2 postulates given below. Given 2 distinct points A and B, there exists a third point C which is in between A and B. Second है, there exist at least 3 points that are not in the same line. अब हमने जो postulates पढ़े हैं वो उनकी लिस्ट में हमारे ये postulates added नहीं थे। तो क्वेश्चन है, do these postulates contain an undefined term? क्या इसमें कोई ऐसी टर्म है जिनकी डेफिनेशन आप नहीं जानते? Are these postulates consistent? क्या ये आज भी यूज़ होते हैं? Do they follow Euclid's postulates? Explain. देखिए, इसके लिए आपको जो रिटर्न पीछे मिलेगा, सेम टू सेम, वर्ड टू वर्ड आपने सेम लिख देना है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये कभी भी पेपर में नहीं आपसे पूछा जाएगा। There are several undefined terms which the student would list. कंसिस्टेंट, देखिए इसमें आपको वर्ड कंसिस्टेंट यूज हुआ है बिकॉज दे डील विद द 2 डिफरेंट सिचुएशन। सी गिवन पॉइंट A and B, there is a point C lying in between them. Saying that the point A and B, you can take point C not lying on this. अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप क्या कह सकते हैं कि क्या एक्सप्लेन नहीं होता। उन्होंने कहा कि 2 पॉइंट्स आप लेंगे A and B, टेक एनी पॉइंट C in between them. अब in between them मतलब कहाँ लेना है, सेंटर में लेना है कि A C को बड़ा रखना है कि B C को छोटा रखना है, ये डिफाइंड नहीं है। तो ये पोस्टुलेट जो है यूक्लिड्स पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते, हाउएवर वो एक्सिम को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, इट विल नेवर बी आस्क्ड इन द
एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 4, अब वो जो थर्ड था वो आप यहाँ समझ सकते हैं उसको कि इफ़ ए पॉइंट C लाइज बिटवीन A एंड B सच दैट AC इज इक्वल टू BC, यहाँ कंडीशन गिवन है कि AC जो है वो BC के बराबर है, उसमें हमें गिवन नहीं था। तो शो दैट AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। देखिए फिगर हम इसका कुछ ऐसे बना सकते हैं, 2 पॉइंट्स लिए A एंड B, उनको ज्वाइन किया तो लाइन बन गई, और C जो है इस तरह से लेना है कि AC इज इक्वल टू BC आए, ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में इक्वल है गिवन, तो AC इज इक्वल टू BC गिवन। अब आप क्या करोगे, इसको आपको प्रूव करना है कि AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये आपको प्रूव करना है। दोनों तरफ आप AC ऐड कर दो। क्यों, आपने अभी क्या पढ़ा था एक्सम्स एंड पोस्टुलेट्स में, मैंने क्या दिखाया था, इफ़ टू थिंग्स आर इक्वल देन इफ सेम इज एडेड टू द इक्वल्स द रिजल्ट इज ऑल्सो सेम। तो अगर हम दोनों तरफ AC ऐड करते हैं तो रिजल्ट सेम रहना चाहिए। तो AC ट्वाइस AC इज इक्वल टू, अब आप AC और BC को प्लस करो तो आपको क्या मिलता है, AB। तो AC ये 2 यहाँ ले आएंगे हाफ, तो AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। दिस इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 के साथ ही रिलेटेड है। पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट। अब हमने देखा कि अगर बीच में सेंटर में पॉइंट लिया ताकि जो कि AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB है, तो हमारा C जो है वो मिड पॉइंट होगा, उसका आधे पे वो पॉइंट लाई कर रहा होगा। प्रूव दैट एवरी लाइन, आपको क्या लाइन प्रूव करना है कि हर लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है। एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ये तो मुझे पता है कि मैं अगर एक लाइन लेती हूँ AB, तो मैं अगर यहाँ सपोज वो 4 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर पे पर्टिकुलरली एक पॉइंट होगा जो इसका मिड पॉइंट होगा। लेकिन अब इसको प्रूव कैसे करें, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 2 मिड पॉइंट्स हैं, C भी मिड पॉइंट है और D भी मिड पॉइंट है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट लेट अस एज्यूम दैट लेट D इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AB। C तो है ही है, D भी उसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, AD इज इक्वल टू DB। बट हमें गिवन भी है कि AC इज इक्वल टू BC, ये हमें पता है क्योंकि C मिड पॉइंट था। तो हमने क्या कह दिया कि C को प्रूव करने के लिए कि वो इकलौता मिड पॉइंट है, हम कहते हैं कि एक D और मिड पॉइंट है, जबकि ये बाद में हमारी कही हुई बात गलत साबित हो जाएगी और हम कहेंगे कि सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकेंड को और फर्स्ट को। AC माइनस AD इज इक्वल टू BC या CB माइनस BD। AC में से AD माइनस करो, AC में से AD माइनस करोगे तो DC, और यहाँ क्या आएगा माइनस DC। तो यहाँ DC प्लस DC इज इक्वल टू 0, इसको इस तरफ लेके जाएंगे, ट्वाइस DC इज इक्वल टू 0, तो DC इज इक्वल टू 0। DC इज इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है कि DC लेंथ 0 है। DC लेंथ 0 कब हो सकती है, जब D और C एक ही पॉइंट है। सो D एंड C coincide a line, so we can say a line has only one midpoint. D and C will coincide. Coincide मतलब एक के ऊपर एक हैं, यानी कि वो सेम पॉइंट है, D और C एक ही पॉइंट है, तो we can say a line has only one and one midpoint. Look at question number 6. Again a figure is given to you. In figure this 5.10 AC is equal to BD. AC और BD आपस में इक्वल है। आपको क्या प्रूव करना है, AB इज इक्वल टू CD। चलिए गिवन है AC इज इक्वल टू BD। सब्ट्रैक्ट BC फ्रॉम बोथ साइड्स, ये हमने एक्सम से लिया। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल द आंसर इज ऑल्सो इक्वल। ठीक है, ये कौन सा एग्जाम हमने यूज किया, एग्जाम 3rd। तो हमने BC दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब AC में से आप BC निकाल रहे हो तो पीछे क्या रह रहा है, AB, और BD में से BC निकाल रहे हो तो पीछे क्या रह रहा है, BCD। तो AB इज इक्वल टू CD, इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट 7th, why is exam 5 in the Euclid's axioms were considered as the universal axiom। एग्जाम 5th की बात की जा रही है, पोस्टुलेट नहीं, पोस्टुलेट तो 4 ही हैं। तो क्वेश्चन है कि why is exam 5 considered as the universal truth। अब एग्जाम 5 है क्या, पहले वो देख लीजिए। एग्जाम 5 है द होल इज ग्रेटर दैन द पार्ट, कि बड़ी चीज़ जो पूरा पार्ट है वो अपने एक छोटे पार्ट से हमेशा ग्रेटर होगा। आप पेंसिल की बात ले लीजिए, आप अगर पेंसिल, सपोज आपके पास एक पेंसिल है, आप उसको तोड़ लेते हो तो उसका टूटा हुआ पोर्शन जो है, बचा हुआ पोर्शन जो पहले वो पूरी पेंसिल थी वो अपने 2 टूटे हुए पोर्शन से बड़ी होगी। ठीक है,
तो इट इज़ ये हमेशा हर जगह पे यूज़ होता है, दैट्स वाई इट इज़ अ यूनिवर्सल एक्सिम. The whole is greater than the part because in the universe we can apply this axiom on anything. कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, आप उसका एक पोर्शन कट कर लेते हो, तो ये जो कटा हुआ पोर्शन है, ये वाला या ये वाला जो बचा हुआ जो भी है, ये सारे से हमेशा, ये जो सारा है ये अपने कटे हुए पोर्शन से हमेशा ही बड़ा होगा. तो ये इस चीज़ को हम यूनिवर्स के किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द यूनिवर्सल एक्सिम. द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. This axiom is called as the universal truth because in this universe we can apply this axiom on anything. So this is all about chapter number 5 about exercise 5.1 axioms and postulates. I hope आपको ये समझ आ गया होगा. अगर कोई भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है या कोई दिक्कत आती है, आपको समझ नहीं आता, तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं. हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट.